जिस दिन वो धमाका हुआ, दुनिया को लगा पुष्पा की कहानी खत्म हो गई। सबने सोचा पुष्पा आग में जलकर राख बन गया होगा। अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। लेकिन मैं जो जानता हूँ वो आप नहीं जानते। उसका पता कोई नहीं लगा सकता इसी को क्या। अब की बार खेल बड़ा होगा। क्योंकि जिन लोगों शत्रुओं को आकर्षित करती है। उसके परिवार को उन सबको छुम-छुम करना है। वही राज जंगल के हृदय में, जहाँ देश का कानून खून से लिखा गया है। एक आदमी का शासन अब भी चुनौती रहित है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो डरते हैं और दूसरे तो डर बन जाते हैं। ये मेरा रूल है और ये मेरा जंगल है। जंगल का कानून professional email from GoDaddy that matches your website and earn
पुष्पा की कहानी अब एक लोकल गुंडे से एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट लीडर बनने की है। उसकी शक्ति और प्रभाव पूरे रायलसीमा क्षेत्र में फैल गया है। वह अब न केवल रेड सैंडवुड की तस्करी को नियंत्रित करता है, बल्कि अन्य अवैध व्यापारों में भी शामिल हो गया है। श्रीवल्ली, जिसे अब दाक्षायणी के नाम से जाना जाता है, पुष्पा की पत्नी उसकी ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। वह उसके व्यापारिक निर्णयों में शामिल है और उसकी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। पुष्पा द राज में अपमानित हुए पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का बदला लेने का जुनून और भी बढ़ जाता है। वह पुष्पा को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पुष्पा की शक्ति को देखते हुए कई राजनेता उससे गठजोड़ करना चाहते हैं। फिल्म में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक षड्यंत्रों को दर्शाया जाएगा, जिसमें पुष्पा की भूमिका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में होगी। रेड सैंडवुड की बढ़ती मांग और पुष्पा के सिंडिकेट की बढ़ती ताकत के कारण अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों और संगठनों की नजर भी पुष्पा पर पड़ती है। फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क और पुष्पा के विदेशी संपर्कों को दिखाया जाएगा। भंवर सिंह शेखावत की योजना। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को फंसाने के लिए एक जटिल योजना बनाता है। वह पुष्पा के गिरोह में घुसपैठ करता है और उसके विश्वास पात्रों को तोड़ने की कोशिश भी करता है। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को कमजोर करने के लिए दाक्षायणी का अपहरण कर लेता है। यह पुष्पा के लिए बहुत बड़ा झटका है और वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। पुष्पा के गिरोह में कुछ लोग उसकी बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करते हैं और भंवर सिंह शेखावत के साथ मिल जाते हैं। यह पुष्पा के लिए एक बड़ा विश्वासघात होता है और उसे अपने दुश्मनों और विश्वासघातियों से निपटना पड़ता है। पुष्पा की बढ़ती शक्ति के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस पर दबाव बढ़ाती है। सीबीआई और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां उसके खिलाफ जांच शुरू करती है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में पुष्पा की भूमिका के कारण विदेशी सरकारें और एजेंसियां भी उस पर दबाव डालती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों और अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है। पुष्पा के अवैध व्यापारों और हिंसा के कारण जनता का एक वर्ग उसके खिलाफ हो जाता है। फिल्म में जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों को भी दिखाया जाएगा। पुष्पा के आपराधिक जीवन के कारण उसके परिवार में भी तनाव बढ़ता है। दाक्षायणी और उसके बच्चे पुष्पा के साथ अपने संबंध को लेकर संघर्ष करते हैं। पुष्पा अपनी शक्ति महत्वाकांक्षा के कारण अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ संघर्ष करता है। उसे यह तय करना होता है कि वह एक नायक है या एक खलनायक। पुष्पा दाक्षायणी को बचाने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है। वह अपनी बुद्धि और ताकत का उपयोग करके भंवर सिंह शेखावत और अन्य विश्वासघातियों को हराता है। फिल्म का चरमोत्सव पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच एक महाकाव्य मुकाबले में होता है। यह मुकाबला एक्शन से भरपूर होगा और पुष्पा के चरित्र की गहराई को उजागर करेगा। पुष्पा को अपने अपराधों के लिए कानून का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत पुष्पा के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है। फिल्म के अंत पुष्पा के चरित्र के विकास को दर्शाता है। वह एक शक्तिशाली और विवादास्पद व्यक्ति के रूप में उभरता है, जिसकी कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म के भ्रष्टाचार, शक्ति, नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिए जाएंगे। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि सही और गलत क्या है। पुष्पा द राज से और भी विकसित होता है। वह अब एक अधिक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति बन जाता है, जो अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण अपनी नैतिकता के साथ संघर्ष करता है। दाक्षायणी पुष्पा की ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरती है, जो पुष्पा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भंवर सिंह शेखावत का चरित्र और भी खतरनाक और जुनूनी हो जाता है। वह पुष्पा को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म के अन्य पात्रों का भी विकास होगा, जैसे कि पुष्पा के गिरोह के सदस्य, पुलिस अधिकारी और राजनेता। पुष्पा 2 द रूल एक्शन से भरपूर होगी, जिसमें महाकाव्य मुकाबले, पीछा और विस्फोट शामिल होंगे। फिल्म में पात्रों के बीच भावनात्मक संघर्षों और रिश्तों को दर्शाया जाएगा। फिल्म में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक षड्यंत्रों को भी दिखाया जाएगा। फिल्म में रेड सैंडवुड की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क को दिखाया जाएगा। फिल्म में मनोरंजन और भावनात्मक संगीत होगा, जो कहानी को आगे बढ़ाएगा।
यह केवल संभावित रूपरेखा है और फिल्म की वास्तविकता कहानी इससे अलग हो सकती है, लेकिन यह आपको पुष्पा 2 द रोल की संभावित कहानी का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। यहाँ से पुष्पा 2 की पूरी कहानी को हम शुरू करते हैं। चलिए सुनते हैं। रात के अंधेरे में घना जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। जैसा लग रहा था चंद्रमा की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जंगल की नमी जमीन पर पड़ रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भयावह बना रही थी। पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल हुई और फिर 3 साए जंगल के भीतर भागते हुए नजर आए। ये तीनों आदमी पूरी तरह डरे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। वे लगातार भाग रहे थे, बार-बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक के बाद एक तीनों आदमी जंगल के अंधेरे में समा गए। कुछ ही पलों बाद वहां सिर्फ खून के ताजा धब्बे और गहरी चुकी बची थी। अगली सुबह गांव के लोग जब जंगल के किनारे पहुंचे तो वहां 3 लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे और उनके चेहरे से सख्त हो चुके थे। चारों ओर खड़े गांव वालों में से कुछ महिलाएं डर के मारे पीछे हट गई, जबकि कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। यह पहली बार नहीं था जब जंगल के भीतर ऐसे रहस्यमयी हत्याएं हुई थी, लेकिन इस बार माहौल को ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। गांव में इस बार खबर के फैलते ही हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर कानाफूसी करने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, पुष्पाराज। उसने अपनी बीड़ी सुलगाई और धीरे धीरे धुआं हवा में छोड़ते हुए लाशों की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर वही बेपरवाही वाली झलक दिख रही थी। गांव वाले उसे देखकर सहम गए, क्योंकि वे जानते थे कि जब पुष्पा गुस्से में आते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। अब वह आगे बढ़ा और एक लाश के पास जाकर झुका। ध्यान से देखते ही उसे समझ आ गया, यह किसी जानवर का हमला नहीं था, बल्कि किसी इंसान की चाल थी। लेकिन यह किसने किया था और क्यों? यह सवाल अब उसके दिमाग में घूमने लगा। वह उठा, जेब से बीड़ी निकाली और जलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस भी गांव में पहुंची। इंस्पेक्टर भवन सिंह शेखावत ने घटनास्थल का मुआयना किया। वह पहले भी पुष्पा से दुश्मनी मोल ले चुका था और वह फिर से इस जंगल के किंग से टकराने की तैयारी में था। भंवर सिंह को देखते ही गांव वाले थोड़े पीछे हट गए। उसने लाशों की ओर देखा, फिर गांव वालों पर निगाहें घुमाई और फिर पुष्पा पे नजरें टिका दी। यह साफ था कि पुलिस को शक था कि इन हत्याओं में पुष्पा का हाथ हो सकता है, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह वहीं खड़ा रहा, अपने पुराने अंदाज में। भंवर सिंह को यह बात चुभ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब की बार वह पुष्पा को खत्म करके ही दम लेगा। उधर जंगल में कुछ नया पक रहा था। रेड्डी गैंग का नया सरगना जयदेव रेड्डी, जो पहले पर्दे के पीछे था, अब वह सामने आ चुका था। उसने भंवर सिंह से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, पुष्पा को हमेशा के लिए खत्म करने की। लेकिन खेल सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। पुष्पा के अपने ही लोगों में कोई था जो गद्दारी कर रहा था। उसे पता चलता है कि अंदर से पुलिस की खबरें कोई दे रहा है। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी आग जल रही थी। उसे अब सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनों से भी लड़ना था। गांव में पसरी खामोशी के बावजूद हवा में एक अजीब सा तनाव था। 3 लाशों की खबर जंगल से बाहर निकलकर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग दहशत में थे, लेकिन पुष्पाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि यह मामला महज एक इत्तेफाक नहीं था, यह किसी बड़े खेल की शुरुआत थी। पुष्पा अपने अड्डे पर बैठा अपने खास साथियों के साथ विचार कर रहा था। लकड़ी की मेज पर कुछ नक्शे और नोटों की गड्डियां थी। वह अपनी बीड़ी जलाकर गहरे विचारों में डूबा था। तभी उसका एक भरोसेमंद आदमी जलील सेठ धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। जलील ने धीरे से पुष्पा के कान में कहा, उनके गिरोह में कोई गद्दारी कर रहा है। किसी ने पुलिस को खबर देने शुरू कर दी थी। यह सुनते ही पुष्पा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बीड़ी का लंबा कस लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए सोचा, अपने ही जब दुश्मन बन जाए तो लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में भंवर सिंह शेखावत
और जयदेव रेड्डी एक साथ बैठे थे। उनकी आंखों में एक ही ख्वाहिश जल रही थी, पुष्पा का खात्मा। जयदेव रेड्डी ने कहा कि पुष्पा को हराने के लिए उसे अकेला करना होगा। भंवर सिंह ने हामी भरी। उन्होंने एक गहरी साजिश रची, पुष्पा को उसके ही लोगों के खिलाफ खड़ा करने की। इसके लिए उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि पुष्पा अब पहले जैसा नहीं रहा, कि वह अपने लोगों को मार रहा है। धीरे धीरे यह अफवाह पुष्पा के कुछ खास साथियों तक भी पहुंच गई। गिरोह के भीतर संदेह की लहर दौड़ने लगी। पुष्पा को इन सब की खबर मिल रही थी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे पता था कि अगर दुश्मन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे और मजबूत होकर पलटवार करना होगा। इस बीच जंगल में एक रहस्यमयी बैठक हो रही थी। कुछ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा हुए थे। ये लोग तभी पुष्पा के ही आदमी थे, लेकिन अब वे जयदेव रेड्डी के साथ मिल चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे पुष्पा को धोखा देंगे, उसे ऐसे हालत में फंसाएंगे कि उसका खुद का गिरोह उसे अपना दुश्मन मान लेगा। रात का समय था। पुष्पा अपने अड्डे पर था जब अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। उसके कुछ भरोसेमंद लोग बाहर दौड़कर गए और देखा कि जंगल के किनारे एक जगह आग लगी हुई थी। कुछ लाशें पड़ी थी और उनमें से एक की जलील शेख थी। यह एक सीधा संदेश था। गद्दारी अब छिप नहीं रही थी, बल्कि खुलकर सामने आ गई थी। पुष्पा की आंखों में खून उतर आया। उसने महसूस किया अब उसे सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से भी लड़ना होगा। जंगल की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन पुष्पा के अंदर उठी आग और तेज हो चुकी थी। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी जलेल सिंह की लाश उसके सामने पड़ी थी। चारों ओर पसरे सन्नाटे के बीच केवल जलते हुए लकड़ियां की चटचटाहट सुनाई दे रही थी। पुष्पा ने धीरे से अपनी बीड़ी निकाली, सुलगाई और लंबा कस लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की लाली थी। गांव में भी माहौल तनावपूर्ण था। लोग फुसफुसा रहे थे कि अब पुष्पा का अंत नजदीक आ चुका है। उधर भंवर सिंह और जयदेव रेड्डी की साजिश कामयाब होती दिख रही थी। उन्होंने पुष्पा से कुछ खास लोगों को खरीद लिया था। अब यह सिर्फ समय की बात थी कि कब पुष्पा पूरी तरह से घिर जाए। अगली सुबह पुष्पा ने अपने सारे आदमियों को बुलाया। वह जानता था कि कोई न कोई गद्दार जरूर उसके बीच मौजूद है। उसने ठंडी नजरों से सभी को देखा। उसके कुछ पुराने साथी उसकी आंखों से नजरें चुरा रहे थे। तभी एक आदमी थोड़ा पीछे हटने लगा। पुष्पा की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान दी। उस रात पुष्पा ने अपनी चाल चली। उसने अपने भरोसेमंद आदमी केसरी को भेजकर यह अफवाह उड़वा दी कि जंगल छोड़कर कहीं छिपने वाला है। यह खबर तुरंत गद्दारों के कानों तक पहुंच गई और उसने जयदेव रेड्डी को बता दिया। लेकिन यही पुष्पा का जाल था। अगली ही रात जैसे ही जयदेव रेड्डी उसके लोग जंगल में पहुंचे, पुष्पा ने अपने अंदाज में हमला बोल दिया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन हवा में खतरनाक बेचैनी थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पेड़ों के बीच से छिपकर बैठे पुष्पा के लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। जयदेव के एक आदमी एक एक करके गिरने लगे। जयदेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक छाया उसकी तरफ बढ़ी। यह पुष्पा था। आंखों में वही पुरानी दहकती आग, फोटो पर वही हल्की मुस्कान। उसने धीरे से अपनी बीड़ी फेंकी और जयदेव को घूरते हुए आगे बढ़ा। जंगल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट के बीच एक घबराई हुई सांस सुनाई दे रही थी। जयदेव रेड्डी की वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से तर था और आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। सामने खड़ा था पुष्पाराज। आंखों में वही पुरानी बगावत की आग, फोटो पे हल्की मुस्कान और हाथ में एक धारदार चाकू। चारों तरफ उसकी गैंग के लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर खून और मिट्टी के निशान थे। कुछ देर तक माहौल में एक अजीब सी खामोशी रही। फिर पुष्पा ने धीरे से अपनी बीड़ी जलाई और धुआं छोड़ते हुए जयदेव की तरफ देखा। अचानक जंगल में फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। यह हमला भंवर सिंह के आदमियों का था। जयदेव को सिर्फ मोहरा बनाकर भेजा गया था। असली चाल तो अब चली गई थी। पुलिस बल पूरे जंगल में फैल चुका था और हर ओर से पुष्पा की गैंग को घेर लिया था। लेकिन पुष्पाराज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में बंटने का इशारा किया।
जंगल के भीतर की घातक लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाजें, चाकुओं की चमक और लोगों की चीखें, पूरा जंगल युद्ध के मैदान में बदल चुका था। पुष्पा ने अपनी चालाकी से पुलिस वालों को चकमा दिया और जंगल के अंदर गहरे भाग गया। भंवर सिंह समझ चुका था कि यह लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। उसने एक और चाल चली। गांव में जाकर लोगों को भड़काने लगा कि पुष्पा अब उसका दुश्मन बन चुका है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा डगमगाने लगा और पुष्पा को अपनी जंग अकेले ही लड़नी पड़ी। अब यह सिर्फ पुलिस और गैंगस्टरों की लड़ाई नहीं थी, यह जंगल के राजा को उसके ही घर में फंसाने की साजिश बन चुकी थी। रात के घने अंधेरे में जंगल अब भी सुलग रहा था। पुलिस और पुष्पा की गैंग के बीच हुई भिड़ंत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। लाशें अब भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा झटका खुद पुष्पा को लगा। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। गांव में पुलिस ने अफवाह फैला दी कि पुष्पा अब गांव वालों की दुश्मन बन चुका है। लोगों को यकीन दिलाया गया कि जंगल में हो रही हत्याओं के पीछे पुष्पा ही है। पहले जो लोग उसे अपना मसीहा मानते थे, वे अब उनसे नफरत करने लगे। गांव की गलियों में लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। अगर पुष्पा को नहीं रोका गया तो गांव में खून की नदियां बह जाएगी। भंवर सिंह के लिए यह जीत की पहली सीढ़ी थी। उसने गांव वालों को भड़काकर उन्हें भी पुष्पा के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि जिस गांव को पुष्पा ने हमेशा बचाया, वही अब उसे मारने को तैयार था। गांव के कुछ पुराने साथी, जिन पर पुष्पा ने आंखें बंद करके भरोसा किया था, अब उसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने पुलिस को उसकी छिपने की जगह के बारे में बता दिया। अगले ही दिन भंवर सिंह अपने टीम के साथ वहां पहुंचा। पूरी पहाड़ी के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां तैनात थी। पुष्पा को इस धोखे की भनक पहले से लग चुकी थी। वह अब जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में छिपा हुआ था, जहां पुलिस जाने से डरती थी। लेकिन वह भागने वालों में से नहीं था। उसके भीतर बदले की आग जल चुकी थी। गांव में पुष्पा की मां को पकड़ लिया गया था। भंवर सिंह जानता था कि अगर किसी चीज से पुष्पा को बस में किया जा सकता था तो वह थी उसकी मां। पुलिस ने पूरे गांव वाले के सामने ऐलान कर दिया, अगर पुष्पा नहीं आया तो उसकी मां को सबके सामने मार दिया जाएगा। यह खबर जंगल तक पहुंची। पुष्पा के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वो पुरानी आग लौट आई। उसने फैसला किया, अब यह आखिरी जंग होगी। रात के समय पूरा गांव पुलिस के कब्जे में था। भंवर सिंह मंच पर खड़ा था और उसकी टीम ने पुष्पा की मां को रस्सियों से बांध रखा था। तभी अचानक जंगल की ओर से आग की लपटें उठी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस वाले समझ ही नहीं पाए कि यह अब कैसे हुआ। अगले ही पल एक परछाई हवा में उड़ी और बिजली की तरह नीचे गिरी। यह पुष्पा था, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा ताकतवर। उसके लंबे बाल खून से सने थे, चेहरे पर गुस्से की लाली थी और आंखों में एक अलग ही जुनून था। उसने आते ही बिजली की तेजी से हमला कर दिया। पुलिस के जवान संभल पाते, इससे पहले ही वे एक एक कर गिरने लगे। गांव वाले जो अब तक उसे दुश्मन समझ रहे थे, अब यह देखकर दंग रह गए। वे समझ चुके थे कि असली गद्दार कौन है। गांव के कुछ नौजवानों ने भी पुलिस के खिलाफ हथियार उठा लिए। जंगल के असली राजा की वापसी हो चुकी थी। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस और भंवर सिंह के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पुष्पा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। गांव के बीच बीच बने मंच पर उसकी मां अब भी रस्सियों से बंधी हुई थी। भंवर सिंह पूरी ताकत के साथ अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, मार दो इसे, किसी भी हालत में जिंदा बचना नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, हवा में धूल उठी और कुछ ही पलों में पुष्पा मंच पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू चमक रहा था। भंवर सिंह और उसके आदमी अचानक इस हमले से चौंक गए। पलक झपकते ही पुष्पा ने रस्सियां काट दी और अपनी मां को सुरक्षित नीचे उतार दिया। इसके बाद उसने अपनी बेड़ी जलाई, लंबा कस लिया और भंवर सिंह की तरफ देखा। यह नजरिया किसी इंसान का नहीं, बल्कि जंगल के असली राजा का था। भंवर सिंह सब समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने सबसे खास आदमी को इशारा किया और एक गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुष्पा पहले ही यह चाल समझ चुका था। जैसे ही भंवर सिंह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों ओर से पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी।
अचानक एक साया उसके सामने कूद पड़ा। यह पुष्पा था। तू बहुत भाग लिया। अब अब जंगल तेरा फैसला करेगा। पुष्पा की आवाज में वही पुराना रौब था। भंवर सिंह ने बचने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने बिजली की तेजी से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में भंवर सिंह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी आंखों में डर था और पुष्पा के चेहरे पर वही जंगली मुस्कान। एक आखिरी वार के साथ भंवर सिंह का खेल खत्म हो चुका था। गांव में खबर फैल गई कि भंवर सिंह मर चुका है। लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। जिन्होंने कभी पुष्पा को गद्दार समझा था, वे अब उसकी तरफ सम्मान से देख रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने आकर पुष्पा के सामने सिर झुकाया। एक बुजुर्ग ने कहा, हमसे गलती हो गई बेटा। तू हमेशा हमारा अपना था। पुष्पा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी और आसमान की तरफ देखा। अब जंगल पर फिर से पुष्पा का राज था, लेकिन यह पहले से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खतरनाक था। लोगों ने फिर से उसके नाम की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। पुलिस अब भी उसकी तलाश में थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी बन चुका था। और इस तरह जंगल का असली राजा अपने नए साम्राज्य की नींव रख चुका था। भंवर सिंह की मौत के बाद शांति लौट आई, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। जंगल और उसके आसपास में इलाकों में पुष्पा का नाम फिर से गूंजने लगा था। पुलिस भले ही उसे पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इस मामले में दखल देने लगे थे। राज्य सरकार ने जंगल में हो रहे अवैध कारोबार और हिंसा को खत्म करने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया। इस बार पुलिस ने साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स को भी शामिल किया। उनका एक ही मकसद था, पुष्पा को हर हाल में खत्म करना। नई टीम की कमान एसीपी विक्रम चौहान के हाथों में थी, जो बेहद सख्त और तेज दिमाग वाला अफसर था। उसने आते ही ऐलान कर दिया, या तो पुष्पा कानून के सामने सर झुकाएगा या फिर उसकी लाश जंगल से निकाली जाएगी। पुष्पा जानता था अब उसका सामना सिर्फ पुलिस से नहीं, बल्कि नए दुश्मनों से भी होने वाला था। कुछ पुराने गद्दार जो भंवर सिंह की मौत के बाद छिप गए थे, अब एसटीएफ के साथ मिल गए थे। उन्होंने पुलिस को पुष्पा के अड्डों के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पुलिस ने पुष्पा के कई ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए। उसके कई खास आदमी मारे गए, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। यह देखकर पुष्पा समझ चुका था, इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली। इस बार पुष्पा ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने पुलिस से बचने के लिए अपने गिरोह के छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। हर ग्रुप को अलग अलग इलाकों में फैला दिया, ताकि पुलिस एक साथ उन पर हमला न कर सके। साथ ही उसने जंगल में एक नया गुप्त अड्डा बना लिया, जहां से वह अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। एसीपी विक्रम चौहान को पुष्पा की राजनीति का अंदाजा हो चुका था। उसने पूरे इलाकों को कर्फ्यू लगवा दिया। गांव के हर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक दिन एसटीएफ को खबर मिली कि पुष्पा जंगल के अंदर अपने कुछ खास लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। बिना कोई समय गवाए एसटीएफ की टीम ने पूरे जंगल के चारों तरफ से घेर लिया। पुष्पा और उसके लोग फंस चुके थे। चारों ओर से गोलियों की आवाजें आने लगी। जंगल की घनी छांव के नीचे हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। एसटीएफ ने चारों तरफ से हमला बोल दिया था और पुष्पा के लोग बुरी तरह फंस चुके थे। गोलियों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। पुलिस की रणनीति इस बार ज्यादा मजबूत थी। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुष्पा ने लोगों को इशारा किए, वे जंगल के अंदरूनी हिस्से में भागे। वह जानता था यहाँ की हर पगडंडी, हर छिपने की जगह उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन एसटीएफ ने यह भी भांप लिया था कि पुष्पा भागने की कोशिश करेगा। उन्होंने हवाई निगरानी शुरू कर दी, जिससे अब बचना मुश्किल होने लगा था। एसीपी विक्रम चौहान की योजना थी, इस बार पुष्पा को घेरकर खत्म कर दिया जाए। उसने अपने कुछ खास स्नाइपर्स को पहाड़ी के ऊपर तैनात कर दिया था, ताकि जैसे ही पुष्पा जंगल के से बाहर निकले, उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। पुष्पा ने अपने जाल में कई दुश्मनों को फंसाया था, लेकिन इस बार हालात अलग थे। उसने अपनी बची हुई टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश दिया, जिसमें एसटीएफ को भ्रम हो गया। उसने खुद को जंगल की सबसे घनी जगह में छिपा लिया और अपनी हर हरकत को बहुत सोच समझकर अंजाम देने लगा। उसके पास अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे, लेकिन उसकी हिम्मत और चतुराई अब भी सबसे पहले जैसे थे। अचानक एसटीएफ ने जंगल के अंदर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए।
तेज धमाकों से जंगल की जमीन कांपने लगी, कई पेड़ गिर गए और धुआं चारों तरफ फैल गया। पुलिस तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें अब भी पुष्पा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसीपी विक्रम चौहान गुस्से में चिल्लाया, कोई तो होगा जिसने पुष्पा को आखिरी बार देखा हो। तभी एक गद्दार सामने आया, राजू, जो कभी पुष्पा के गिरोह का हिस्सा था, लेकिन अब एसटीएफ के साथ मिल चुका था। उसने पुलिस को बताया कि पुष्पा जंगल के पुराने गुफानुमा अड्डे में छुपा हो सकता है। एसीपी विक्रम ने तुरंत उस जगह को घेरने का आदेश दिया। पूरी एसटीएफ टीम हथियारों से लैस होकर उस गुफा की ओर बढ़ी। जैसे ही पुलिस गुफा के अंदर दाखिल हुई, एकाएक अंधेरे में हलचल हुई, हवा में बीड़ी की जलती हुई चिंगारी चमकी। एसटीएफ के जवानों को समझ में नहीं आया कि यह क्या होने वाला है। तभी बिजली की तेजी से पुष्पा गुफा से बाहर निकला और पास के एक पेड़ की आड़ में लेकर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ के जवानों ने जवानी हमला किया, लेकिन जंगल के इस राजा के लिए यह उसका इलाका था। वह हर पेड़ हर पत्थर का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर रहा था। एसटीएफ के कई जवान मारे गए, लेकिन विक्रम चौहान अब भी मैदान में डटा हुआ था। जंगल अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। धुआं हर दिशा में फैल चुका था और जमीन पर कई जवानों की लाशें पड़ी थी। एसटीएफ के कई सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन उसकी संख्या अभी बहुत ज्यादा थी। एसीपी विक्रम चौहान ने जंगल के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में एक ही आदमी को ढूंढ रहे थे, पुष्पाराज। भागकर कितना बचेगा पुष्पा, विक्रम ने चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की सरसराहट सुनाई दी। विक्रम चौहान के साथ उसका सबसे भरोसेमंद स्नाइपर भी था। उसने दूर से ही पुष्पा की हलचल देख ली और तुरंत विक्रम को इशारा किया। यहीं कहीं छिपा है, विक्रम ने दांत घिसते हुए कहा। एसटीएफ के जवानों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुष्पा पहले से ही अपना जाल बिछा चुका था। जैसे ही एसटीएफ की टीम एक खास जगह पर पहुंची, अचानक जमीन से नीचे छिपाए गए देसी बम फट पड़े। जोरदार धमाकों से पूरा जंगल हिल गया। कई पुलिस वाले हवा में उछलकर नीचे गिर गए और चारों ओर चीख पुकार मच गई। एसीपी विक्रम खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वह गुस्से से अब पागल हो चुका था। उसने अपने बचे हुए जवानों को इकट्ठा किया और खुद आगे बढ़ने लगा। अचानक जंगल के बीच बीच एक सूखी नदी थी। नदी के पास पुष्पा और विक्रम आमने सामने आ गए। पुष्पा के चेहरे पर वही पुरानी बगावत हंसी थी। उसने अपनी बीड़ी जलाई और विक्रम की ओर देखा। तू बहुत चिल्ला रहा था, पुष्पा ने धीरे से कहा। विक्रम ने गन तानते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म पुष्पा। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, हवा में तेजी से कुछ लहराया और अगले ही पल विक्रम की बंदूक उसके हाथ से गिर चुके थे। पुष्पा ने बिजली की तेजी से अपने चाकू का हमला किया था। विक्रम चौहान अब तक जिसने कई अपराधियों से लड़ा था, उनमें से कोई भी इतना तेज नहीं था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। नक्कों और चाकुओं की टकराहट जंगल में गूंजने लगी। विक्रम भी कम नहीं था। उसने पुष्पा पे कई बार किए, लेकिन पुष्पा के अंदर जंगली ताकत थी। आखिरी बार करते हुए पुष्पा ने विक्रम के सीने में चाकू भोंक दिया। विक्रम के चेहरे पर हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अंत ऐसे होगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। एसटीएफ की हार के बाद जंगल फिर से शांत हो गया था। पुष्पा ने सोचा था कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। दूर जंगल से दूसरी ओर एक नया चेहरा उभर चुका था, देवेंद्र नायडू। नायडू एक ताकतवर नेता था जिसके पास पैसा, पावर और राजनीतिक का समर्थन था। वह इसे पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता था और उसके लिए उसे सिर्फ एक ही आदमी को मिटाना था, पुष्पा। अब असली खेल शुरू होगा, नायडू ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। एसटीएफ के खात्मे के बाद जंगल कुछ दिनों के लिए शांत था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। पुष्पा ने सोचा था कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं बचा, पर उसे नहीं पता था कि असली दुश्मन अभी भी उसके सामने नहीं आया है। राजनीति की दुनिया में एक नाम तेजी से उभर रहा था, देवेंद्र नायडू। वह एक सत्तावर नेता था जिसकी पहुंच सिर्फ पुलिस और प्रशासन तक ही नहीं, बल्कि देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियों तक थी। वह एक ही चीज जानता था, पूरे इलाकों को अपनी हुकूमत।
नायडू को पता था कि अगर जंगल और वहां पर चल रहा लाल चंदन का धंधा उसके हाथों में आ जाए तो वह अपार दौलत और ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी, पुष्पा राज। जब तक ये आदमी जिंदा है मेरा खेल पूरा नहीं होगा, नायडू ने अपने खास लोगों से कहा। उसने पुष्पा को खत्म करने के लिए एक नई चाल चली। उसने राज्य सरकार से मिलकर नया कानून पास करवाया जिसके तहत जंगल में रहने वाले सभी लोगों को बेदखल किया जाएगा और पूरे इलाके को सरकार के अपने कब्जे में ले लेगी। इसका मतलब था कि न सिर्फ पुष्पा बल्कि उसके सारे साथी और गांव के सभी लोग बेघर हो जाएंगे। जैसे ही सरकारी अफसर और पुलिस गांव में पहुंचे, लोगों में दहशत फैल गई। उनका एक ही सवाल था, हम जाएं तो जाए कहां? पुष्पा के पास दो ही रास्ते थे, या तो सरकार के सामने झुक जाए या फिर धीरे से टकराव का रास्ता अपनाए। लेकिन उसने तीसरा रास्ता चुना। पुष्पा जानता था अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खेल सरकार के स्तर पर खेलना होगा। उसने अपने कुछ लोगों को दिल्ली और राज्य की राजधानी भेजा ताकि वे वहां की राजनीतिक हलचलों पर नजर रख सके। इधर जंगल में उसने अपने पुराने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया था। जिन लोगों ने कभी उसका साथ छोड़ा था वे अब वापस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर पुष्पा हारा तो वे सब मारे जाएंगे। देवेंद्र नायडू को जब यह पता चला कि पुष्पा हार मानने के बजाय पलटवार की योजना बना रहा है तो उसने एक सीधा हमला करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में पुलिस और गुंडों की एक संयुक्त टीम जंगल में दाखिल हुई। उनके पास आधुनिक हथियार थे, ड्रोन थे और एक ही मकसद था, पुष्पा की मौत। लेकिन जब उन्होंने जंगल में कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह इलाका अभी भी पुष्पा के नियंत्रण में था। जैसे ही उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, अचानक चारों ओर से विस्फोट होने लगे। पेड़ों के पीछे छिपे पुष्पा के आदमी तीर कमान, बंदूकें और देसी बमों से लैस थे। और फिर हवा में एक धुआं उठा। यह पुष्पा के बीड़ी का धुआं था। अबे जंगल में कदम रखने से पहले परमिशन मांगनी चाहिए थी, उसने अंधेरे में हंसते हुए कहा। जंगल में एक बार फिर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। देवेंद्र नायडू के गुंडों और पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी कि इस बार पुष्पा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन पुष्पा ने भी अपने तरीके से जाल बिछा दिया था। जैसे ही नायडू के लोग जंगल में घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान के पीछे पुष्पा के आदमी तैयार खड़े थे। जैसे ही दुश्मनों का काफिला जंगल में बढ़ा, अचानक चारों तरफ से विस्फोट होने लगे। यह देसी बम थे जो पुष्पा के लोगों ने पहले से लगा रखे थे। कई गुंडे और पुलिस वाले वहीं ढेर हो गए। बाकी लोग संभल पाते इससे पहले ही पेड़ों के पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। नायडू के गुंडे घबराने लगे। वे जंगल के रास्तों से अनजान थे और चारों तरफ से हो रहे हमले से बच नहीं पा रहे थे। लेकिन नायडू ने हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने खास निशानबाजों के साथ आगे भेजा। पुष्पा जानता था यह लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाएगी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी केशवा को कुछ लोगों के साथ पीछे के रास्ते नायडू के कैंप पर हमला करने भेजा। जब नायडू के लोग जंगल में फंसे हुए थे तब पुष्पा ने आदमी उनके मुख्य ठिकाने तक पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने भारी तबाही मचाई, गाड़ियों में आग लगा दी, हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया और नायडू के कई खास लोगों को मार गिराया। इस खबर से नायडू को बुरी तरह हिला दिया था। अब दोनों ओर से जबरदस्त नुकसान हो चुका था। पुष्पा और नायडू के बीच आमना सामना होना तय था। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पहाड़ी का दोनों टकराए। नायडू के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर वही पुरानी मस्ती। तू बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, पुष्पा ने ठंडे लहजे में कहा। नायडू ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, पुष्पा ने बिजली की तेजी से हमला कर दिया। एक झटके में नायडू की बंदूक जमीन पर गिर गई। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मुक्के, लाते, चाकू सबका इस्तेमाल हुआ। लेकिन आखिरकार जंगल के राजा ने अपना राज कायम रखा। पुष्पा ने नायडू को जमीन पर गिरा दिया और उसका खेल वहीं खत्म कर दिया। नायडू की मौत के बाद जंगल फिर से पुष्पा के नियंत्रण में आ गया। लेकिन इस बार उसने एक नया फैसला किया। अब सिर्फ यह एक डकैत नहीं रहेगा बल्कि सत्ता में भी आएगा। उसने राजनीति में कदम रखने का मन लिया। अब जंगल ही नहीं, पूरा सिस्टम मेरे नाम होगा, उसने बीड़ी जलाते हुए कहा। नायडू की मौत के बाद जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। पुष्पा के लोग खुश थे,
कि सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन पुष्पा को पता था असली जंग अब शुरू होने वाले थे। एसटीएफ के खात्मे के बाद सरकार की नजरें अब पूरी तरह से उस पर थी। वह जानता था अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ जंगल का राजा बनकर नहीं, बल्कि सत्ता में आकर खेल खेलना होगा। राजनीतिक की दुनिया किसी जंगल से कम नहीं थी। पुष्पा को यह समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ भी वही नियम चलते हैं, या तो तुम खेलो या खेल से बाहर हो जाओ। उसने अपने कुछ भरोसेमंद आदमी लोगों को राज्य की राजधानी भेजा ताकि वे नेताओं के बीच उसकी पैठ बना सके। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, जंगल में लाल चंदन की कटाई को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यह खबर जंगल के सभी कारोबारियों के लिए एक झटका थी। लाखों का धंधा बंद होने वाला था और हजारों लोग बेरोजगार हो सकते थे। पुष्पा ने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने जंगल के तमाम छोटे बड़े व्यापारियों और श्रमिकों को इकट्ठा किया और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर जंगल हमारा घर है तो इसका मालिक भी हम ही होंगे, उसने अपने लोगों से कहा। धीरे धीरे जनता उसके समर्थन में आने लगी। अब वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था, अब वह जानता था कि वह नेता बन रहा है। सरकार को अब यह समझ में आ चुका था कि पुष्पा को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने उसके खिलाफ नए केस दर्ज करने शुरू किए। पुलिस ने नए मिशन पर भेजा, लेकिन पुष्पा हर बार बच निकलता। इस बीच चुनावों की घोषणा हुई। पुष्पा ने खुद को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। अब ये सवाल था कि क्या जंगल का डकैत राजनीतिक में भी अपना धाक जमा पाएगा। पुष्पा अब जंगल से निकलकर राजनीतिक के मैदान में उतर चुका था। उसने नामांकन की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मीडिया, प्रशासन और बड़े बड़े नेता हैरान थे कि एक डकैत जिस पर ना जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, अब वह चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन पुष्पा के पास एक बड़ी ताकत थी, जनता। जंगल में बसे हजारों लोग जो बरसों से गरीबी और सरकारी शोषण से परेशान थे, अब उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। सरकार इस चुनाव में किसी भी कीमत पर पुष्पा पे रोक लगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को चुनौती देने की योजना बनाई। गृह मंत्री ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया कि पुष्पा के खिलाफ सारे पुराने केस दोबारा खोले जाएं और नए सबूत गढ़े जाएं। अगर ये आदमी जेल चला जाए तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। पुलिस ने पूरे राज्य में छापेमारी शुरू कर दिए। पुष्पा के करीबियों को उठाया जाने लगा। गांव में डर का माहौल बना दिया गया, लेकिन पुष्पा इन साजिशों के लिए तैयार था। पुष्पा ने अपनी राजनीति बनानी शुरू की। उसने जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने का तरीका अपनाया। बड़े नेताओं की तरह मंच पे भाषण देने के बजाय वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और वादा करता कि अगर वह सत्ता में आया तो जंगल और वहां पे रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सरकार जब तक तरीका आजमा चुकी थी, तब तक उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले पुलिस ने पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव के दिन पुष्पा जेल में था, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था। पुष्पा ने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया था। जेल के बाहर लोग इकट्ठा थे और जब वह बाहर आया तो उसके पहले शब्द वही थे, पुष्पा नाम सुन के फूल समझे क्या, आग होना। टीवी पर हर चैनल पे यही दिखा रहा था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पुष्पा राज को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सरकार ने एक गलती कर दी। उन्होंने पुष्पा को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और चुनाव आयोग पर दबाव पड़ने लगा। अब पुष्पा सिर्फ जंगल का राजा नहीं था, वह सत्ता का नया खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन राजनीति की दुनिया में और भी कुछ ज्यादा खतरनाक थे। क्या यहाँ सिर्फ टिका पाएगा या नए दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। पुष्पा 3 की कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज होगी तो उसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। पुष्पा की कहानी अब एक लोकल गुंडे से एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट लीडर बनने की है। उसकी शक्ति और प्रभाव पूरे रायलसीमा क्षेत्र में फैल गया है। वह अब न केवल रेड सैंडवुड की तस्करी को नियंत्रित करता है, बल्कि अन्य अवैध व्यापारों में भी शामिल हो गया है। श्रीवल्ली, जिसे अब दाक्षायणी के नाम से जाना जाता है, पुष्पा की पत्नी उसकी ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। वह उसके व्यापारिक निर्णयों में शामिल है और उसकी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
पुष्पा द राज में अपमानित हुए पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का बदला लेने का जुनून और भी बढ़ जाता है। वह पुष्पा को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पुष्पा की शक्ति को देखते हुए कई राजनेता उससे गठजोड़ करना चाहते हैं। फिल्म में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक षड्यंत्रों को दर्शाया जाएगा, जिसमें पुष्पा की भूमिका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में होगी। रेड सैंडवुड की बढ़ती मांग और पुष्पा के सिंडिकेट की बढ़ती ताकत के कारण अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों और संगठनों की नजर भी पुष्पा पर पड़ती है। फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क और पुष्पा के विदेशी संपर्कों को दिखाया जाएगा। भंवर सिंह शेखावत की योजना। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को फंसाने के लिए एक जटिल योजना बनाता है। वह पुष्पा के गिरोह में घुसपैठ करता है और उसके विश्वास पात्रों को तोड़ने की कोशिश भी करता है। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को कमजोर करने के लिए दाक्षायणी का अपहरण कर लेता है। यह पुष्पा के लिए बहुत बड़ा झटका है और वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। पुष्पा के गिरोह में कुछ लोग उसकी बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करते हैं और भंवर सिंह शेखावत के साथ मिल जाते हैं। यह पुष्पा के लिए एक बड़ा विश्वासघात होता है और उसे अपने दुश्मनों और विश्वासघातियों से निपटना पड़ता है। पुष्पा की बढ़ती शक्ति के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस पर दबाव बढ़ाती है। सीबीआई और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां उसके खिलाफ जांच शुरू करती है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में पुष्पा की भूमिका के कारण विदेशी सरकारें और एजेंसियां भी उस पर दबाव डालती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों और अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है। पुष्पा के अवैध व्यापारों और हिंसा के कारण जनता का एक वर्ग उसके खिलाफ हो जाता है। फिल्म में जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों को भी दिखाया जाएगा। पुष्पा के आपराधिक जीवन के कारण उसके परिवार में भी तनाव बढ़ता है। दाक्षायणी और उसके बच्चे पुष्पा के साथ अपने संबंध को लेकर संघर्ष करते हैं। पुष्पा अपनी शक्ति महत्वाकांक्षा के कारण अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ संघर्ष करता है। उसे यह तय करना होता है कि वह एक नायक है या एक खलनायक। पुष्पा दाक्षायणी को बचाने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है। वह अपनी बुद्धि और ताकत का उपयोग करके भंवर सिंह शेखावत और अन्य विश्वासघातियों को हराता है। फिल्म का चरमोत्सव पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच एक महाकाव्य मुकाबले में होता है। यह मुकाबला एक्शन से भरपूर होगा और पुष्पा के चरित्र की गहराई को उजागर करेगा। पुष्पा को अपने अपराधों के लिए कानून का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत पुष्पा के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है। फिल्म के अंत पुष्पा के चरित्र के विकास को दर्शाता है। वह एक शक्तिशाली और विवादास्पद व्यक्ति के रूप में उभरता है, जिसकी कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म के भ्रष्टाचार, शक्ति, नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिए जाएंगे। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि सही और गलत क्या है। पुष्पा द राज से और भी विकसित होता है। वह अब एक अधिक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति बन जाता है, जो अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण अपनी नैतिकता के साथ संघर्ष करता है। दाक्षायणी पुष्पा की ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरती है, जो पुष्पा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भंवर सिंह शेखावत का चरित्र और भी खतरनाक और जुनूनी हो जाता है। वह पुष्पा को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म के अन्य पात्रों का भी विकास होगा, जैसे कि पुष्पा के गिरोह के सदस्य, पुलिस अधिकारी और राजनेता। पुष्पा 2 द रोल एक्शन से भरपूर होगी, जिसमें महाकाव्य मुकाबले, पीछा और विस्फोट शामिल होंगे। फिल्म में पात्रों के बीच भावनात्मक संघर्षों और रिश्तों को दर्शाया जाएगा। फिल्म में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक षड्यंत्रों को भी दिखाया जाएगा। फिल्म में रेड सैंडवुड की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क को दिखाया जाएगा। फिल्म में मनोरंजन और भावनात्मक संगीत होगा, जो कहानी को आगे बढ़ाएगा। यह केवल संभावित रूपरेखा है और फिल्म की वास्तविकता कहानी इससे अलग हो सकती है, लेकिन यह आपको पुष्पा 2 द रोल की संभावित कहानी का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। यहाँ से पुष्पा 2 की पूरी कहानी को हम शुरू करते हैं। चलिए सुनते हैं। रात के अंधेरे में घना जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। जैसा लग रहा था चंद्रमा की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जंगल की नमी जमीन पर पड़ रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भयावह बना रही थी।
पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल हुई और फिर 3 साए जंगल के भीतर भागते हुए नजर आए। ये तीनों आदमी बुरी तरह डरे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। वे लगातार भाग रहे थे, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक के बाद एक तीनों आदमी जंगल के अंधेरे में समा गए। कुछ ही पलों बाद वहां सिर्फ खून के ताजा धब्बे और गहरी झुकी बची थी। अगली सुबह गांव के लोग जब जंगल के किनारे पहुंचे तो वहां 3 लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे और उनके चेहरे से सख्त हो चुके थे। चारों ओर खड़े गांव वालों में से कुछ महिलाएं डर के मारे पीछे हट गई, जबकि कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। यह पहली बार नहीं था जब जंगल के भीतर ऐसे रहस्यमयी हत्याएं हुई थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। गांव में इस बार खबर के फैलते ही हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर कानाफूसी करने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, पुष्पाराज। उसने अपनी बीड़ी सुलगाई और धीरे धीरे धुआं हवा में छोड़ते हुए लाशों की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर वही बेपरवाही वाली झलक दिख रही थी। गांव वाले उसे देखकर सहम गए, क्योंकि वे जानते थे कि जब पुष्पा गुस्से में आते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। अब वह आगे बढ़ा और एक लाश के पास जाकर झुका। ध्यान से देखते ही उसे समझ आ गया, यह किसी जानवर का हमला नहीं था, बल्कि किसी इंसान की चाल थी। लेकिन यह किसने किया था और क्यों? यह सवाल अब उसके दिमाग में घूमने लगा। वह उठा, जेब से बीड़ी निकाली और जलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस भी गांव में पहुंची। इंस्पेक्टर भवन सिंह शेखावत ने घटनास्थल का मुआयना किया। वह पहले भी पुष्पा से दुश्मनी मोल ले चुका था और वह फिर से इस जंगल के किंग से टकराने की तैयारी में था। भवर सिंह को देखते ही गांव वाले थोड़े पीछे हट गए। उसने लाशों की ओर देखा, फिर गांव वालों पर निगाहें घुमाई और फिर पुष्पा पे नजरें टिका दी। यह साफ था कि पुलिस को शक था कि इन हत्याओं में पुष्पा का हाथ हो सकता है, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह वहीं खड़ा रहा, अपने पुराने अंदाज में। भवर सिंह को यह बात चुभ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब की बार वह पुष्पा को खत्म करके ही दम लेगा। उधर जंगल में कुछ नया पक रहा था। रेड्डी गैंग का नया सरगना जयदेव रेड्डी, जो पहले पर्दे के पीछे था, अब वह सामने आ चुका था। उसने भवर सिंह से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, पुष्पा को हमेशा के लिए खत्म करने की। लेकिन खेल सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। पुष्पा के अपने ही लोगों में कोई था जो गद्दारी कर रहा था। उसे पता चलता है कि अंदर से पुलिस की खबरें कोई दे रहा है। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी आग जल रही थी। उसे अब सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनों से भी लड़ना था। गांव में पसरी खामोशी के बावजूद हवा में एक अजीब सा तनाव था। 3 लाशों की खबर जंगल से बाहर निकलकर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग दहशत में थे, लेकिन पुष्पाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि यह मामला महज एक इत्तेफाक नहीं था, यह किसी बड़े खेल की शुरुआत थी। पुष्पा अपने अड्डे पर बैठा अपने खास साथियों के साथ विचार कर रहा था। लकड़ी की मेज पर कुछ नक्शे और नोटों की गड्डियां थी। वह अपनी बीड़ी जलाकर गहरे विचारों में डूबा था। तभी उसका एक भरोसेमंद आदमी जलील सेठ धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। जलील ने धीरे से पुष्पा के कान में कहा, उनके गिरोह में कोई गद्दारी कर रहा है। किसी ने पुलिस को खबर देने शुरू कर दी थी। यह सुनते ही पुष्पा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बीड़ी का लंबा कस लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए सोचा, अपने ही जब दुश्मन बन जाए तो लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में भवर सिंह शेखावत और जयदेव रेड्डी एक साथ बैठे थे। उनकी आंखों में एक ही ख्वाहिश जल रही थी, पुष्पा का खात्मा। जयदेव रेड्डी ने कहा कि पुष्पा को हराने के लिए उसे अकेला करना होगा। भवर सिंह ने हामी भरी। उन्होंने एक गहरी साजिश रची, पुष्पा को उसके ही लोगों के खिलाफ खड़ा करनी थी। इसके लिए उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि पुष्पा अब पहले जैसा नहीं रहा, कि वह अपने लोगों को मार रहा है। धीरे धीरे यह अफवाह पुष्पा के कुछ खास साथियों तक भी पहुंच गई। गिरोह के भीतर संदेह की लहर दौड़ने लगी।
पुष्पा को इन सब की खबर मिल रही थी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे पता था कि अगर दुश्मन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे और मजबूत होकर पलटवार करना होगा। इस बीच जंगल में एक रहस्यमयी बैठक हो रही थी। कुछ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा हुए थे। ये लोग कभी पुष्पा के ही आदमी थे, लेकिन अब वे जयदेव रेड्डी के साथ मिल चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे पुष्पा को धोखा देंगे, उसे ऐसे हालत में फंसाएंगे कि उसका खुद का गिरोह उसे अपना दुश्मन मान लेगा। रात का समय था। पुष्पा अपने अड्डे पर था जब अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। उसके कुछ भरोसेमंद लोग बाहर दौड़कर गए और देखा कि जंगल के किनारे एक जगह आग लगी हुई थी। कुछ लाशें पड़ी थी और उनमें से एक की जलील शेख थी। यह एक सीधा संदेश था। गद्दारी अब छिप नहीं रही थी, बल्कि खुलकर सामने आ गई थी। पुष्पा की आंखों में खून उतर आया। उसने महसूस किया अब उसे सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से भी लड़ना होगा। जंगल की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन पुष्पा के अंदर उठी आग और तेज हो चुकी थी। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी जलेल सिंह की लाश उसके सामने पड़ी थी। चारों ओर पसरे सन्नाटे के बीच केवल जलते हुए लकड़ियों की चटचटाहट सुनाई दे रही थी। पुष्पा ने धीरे से अपनी बीड़ी निकाली, सुलगाई और लंबा कस लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की लाली थी। गांव में भी माहौल तनावपूर्ण था। लोग फुसफुसा रहे थे कि अब पुष्पा का अंत नजदीक आ चुका है। उधर भवर सिंह और जयदेव रेड्डी की साजिश कामयाब होती दिख रही थी। उन्होंने पुष्पा से कुछ खास लोगों को खरीद लिया था। अब यह सिर्फ समय की बात थी कि कब पुष्पा पूरी तरह से घिर जाए। अगली सुबह पुष्पा ने अपने सारे आदमियों को बुलाया। वह जानता था कि कोई न कोई गद्दार जरूर उसके बीच मौजूद है। उसने ठंडी नजरों से सभी को देखा। उसके कुछ पुराने साथी उसकी आंखों से नजरें चुरा रहे थे। तभी एक आदमी थोड़ा पीछे हटने लगा। पुष्पा की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान दी। उस रात पुष्पा ने अपनी चाल चली। उसने अपने भरोसेमंद आदमी केसरी को भेजकर यह अफवाह उड़वा दी कि जंगल छोड़कर कहीं छिपने वाला है। यह खबर तुरंत गद्दारों के कानों तक पहुंच गई और उसने जयदेव रेड्डी को बता दिया। लेकिन यही पुष्पा का जाल था। अगली ही रात जैसे ही जयदेव रेड्डी उसके लोग जंगल में पहुंचे, पुष्पा ने अपने अंदाज में हमला बोल दिया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन हवा में खतरनाक बेचैनी थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पेड़ों के बीच से छिपकर बैठे पुष्पा के लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। जयदेव के एक आदमी एक एक करके गिरने लगे। जयदेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक छाया उसकी तरफ बढ़ी। यह पुष्पा था। आंखों में वही पुरानी दहकती आग, होठों पर वही हल्की मुस्कान। उसने धीरे से अपनी बीड़ी फेंकी और जयदेव को घूरते हुए आगे बढ़ा। जंगल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट के बीच एक घबराई हुई सांस सुनाई दे रही थी। जयदेव रेड्डी की वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से तर था और आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। सामने खड़ा था पुष्पाराज। आंखों में वही पुरानी बगावत की आग, फोटो पे हल्की मुस्कान और हाथ में एक धारदार चाकू। चारों तरफ उसके गैंग के लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर खून और मिट्टी के निशान थे। कुछ देर तक माहौल में एक अजीब सी खामोशी रही। फिर पुष्पा ने धीरे से अपनी बीड़ी जलाई और धुआं छोड़ते हुए जयदेव की तरफ देखा। अचानक जंगल में फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। यह हमला भवर सिंह के आदमियों का था। जयदेव को सिर्फ मोहरा बनाकर भेजा गया था। असली चाल तो अब चली गई थी। पुलिस बल पूरे जंगल में फैल चुका था और हर ओर से पुष्पा की गैंग को घेर लिया था। लेकिन पुष्पाराज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में बंटने का इशारा किया। जंगल के भीतर की घातक लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाजें, चाकुओं की चमक और लोगों की चीखें। पूरा जंगल युद्ध के मैदान में बदल चुका था। पुष्पा ने अपनी चालाकी से पुलिस वालों को चकमा दिया और जंगल के अंदर गहरे भाग गया। भवर सिंह समझ चुका था कि यह लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। उसने एक और चाल चली। गांव में जाकर लोगों को भड़काने लगा कि पुष्पा अब उसका दुश्मन बन चुका है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा डगमगाने लगा और पुष्पा को अपनी जंग अकेले ही लड़नी पड़ी।
अब यह सिर्फ पुलिस और गैंगस्टरों की लड़ाई नहीं थी, यह जंगल के राजा को उसके ही घर में फंसाने की साजिश बन चुके थे। रात के घने अंधेरे में जंगल अब भी सुलग रहा था। पुलिस और पुष्पा की गैंग के बीच हुई भिड़ंत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। लाशें अब भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा झटका खुद पुष्पा को लगा। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। गांव में पुलिस ने अफवाह फैला दी कि पुष्पा अब गांव वालों की दुश्मन बन चुका है। लोगों को यकीन दिलाया गया कि जंगल में हो रही हत्याओं के पीछे पुष्पा ही है। पहले जो लोग उसे अपना मसीहा मानते थे, वे अब उनसे नफरत करने लगे। गांव की गलियों में लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। अगर पुष्पा को नहीं रोका गया तो गांव में खून की नदियां बह जाएगी। भावर सिंह के लिए यह जीत की पहली सीढ़ी थी। उसने गांव वालों को भड़काकर उन्हें भी पुष्पा के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि जिस गांव को पुष्पा ने हमेशा बचाया, वही अब उसे मारने को तैयार था। गांव के कुछ पुराने साथी, जिन पर पुष्पा ने आंखें बंद करके भरोसा किया था, अब उसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने पुलिस को उसके छिपने की जगह के बारे में बता दिया। अगले ही दिन भवर सिंह अपने टीम के साथ वहां पहुंचा। पूरी पहाड़ी के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां तैनात थी। पुष्पा को इस धोखे की भनक पहले से लग चुकी थी। वह अब जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में छिपा हुआ था, जहां पुलिस जाने से डरती थी। लेकिन वह भागने वालों में से नहीं था। उसके भीतर बदले की आग जल चुकी थी। गांव में पुष्पा की मां को पकड़ लिया गया था। भवर सिंह जानता था कि अगर किसी चीज से पुष्पा को बस में किया जा सकता था तो वह थी उसकी मां। पुलिस ने पूरे गांव वाले के सामने ऐलान कर दिया, अगर पुष्पा नहीं आया तो उसकी मां को सबके सामने मार दिया जाएगा। यह खबर जंगल तक पहुंची। पुष्पा के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वो पुरानी आग लौट आई। उसने फैसला किया, अब यह आखिरी जंग होगी। रात के समय पूरा गांव पुलिस के कब्जे में था। भवर सिंह मंच पर खड़ा था और उसकी टीम ने पुष्पा की मां को रस्सियों से बांध रखा था। तभी अचानक जंगल की ओर से आग की लपटें उठी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस वाले समझ ही नहीं पाए कि यह अब कैसे हुआ। अगले ही पल एक परछाई हवा में उड़ी और बिजली की तरह नीचे गिरी। यह पुष्पा था, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा ताकतवर। उसके लंबे बाल खून से सने थे, चेहरे पर गुस्से की लाली थी और आंखों में एक अलग ही जुनून था। उसने आते ही बिजली की तेजी से हमला कर दिया। पुलिस के जवान संभल पाते, इससे पहले ही वे एक एक कर गिरने लगे। गांव वाले जो अब तक उसे दुश्मन समझ रहे थे, अब यह देखकर दंग रह गए। वे समझ चुके थे कि असली गद्दार कौन है। गांव के कुछ नौजवानों ने भी पुलिस के खिलाफ हथियार उठा लिए। जंगल के असली राजा की वापसी हो चुकी थी। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस और भवर सिंह के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पुष्पा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। गांव के बीच बीच बने मंच पर उसकी मां अब भी रस्सियों से बंधी हुई थी। भवर सिंह पूरी ताकत के साथ अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, मार दो इसे, किसी भी हालत में जिंदा बचना नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, हवा में धूल उठी और कुछ ही पलों में पुष्पा मंच पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू चमक रहा था। भवर सिंह और उसके आदमी अचानक इस हमले से चौंक गए। पलक झपकते ही पुष्पा ने रस्सियां काट दी और अपनी मां को सुरक्षित नीचे उतार दिया। इसके बाद उसने अपनी बेड़ी जलाई, लंबा कस लिया और भवर सिंह की तरफ देखा। यह नजरिया किसी इंसान का नहीं, बल्कि जंगल के असली राजा का था। भवर सिंह सब समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने सबसे खास आदमी को इशारा किया और एक गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुष्पा पहले ही यह चाल समझ चुका था। जैसे ही भवर सिंह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों ओर से पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी। अचानक एक साया उसके सामने कूद पड़ा। यह पुष्पा था। तू बहुत भाग लिया, अब जंगल तेरा फैसला करेगा। पुष्पा की आवाज में वही पुराना रौब था। भवर सिंह ने बचने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने बिजली की तेजी से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में भवर सिंह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी आंखों में डर था और पुष्पा के चेहरे पर वही जंगली मुस्कान। एक आखिरी वार के साथ भवर सिंह का खेल खत्म हो चुका था। गांव में खबर फैल गई कि भवर सिंह मर चुका है।
लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। जिन्होंने कभी पुष्पा को गद्दार समझा था, वे अब उसकी तरफ सम्मान से देख रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने आकर पुष्पा के सामने सिर झुकाया। एक बुजुर्ग ने कहा, हमसे गलती हो गई बेटा, तू हमेशा हमारा अपना था। पुष्पा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी और आसमान की तरफ देखा। अब जंगल पर फिर से पुष्पा का राज था, लेकिन यह पहले से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खतरनाक था। लोगों ने फिर से उसके नाम की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। पुलिस अब भी उसकी तलाश में थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी बन चुका था। और इस तरह जंगल का असली राजा अपने नए साम्राज्य की नींव रख चुका था। भंवर सिंह की मौत के बाद शांति लौट आई, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। जंगल और उसके आसपास में इलाकों में पुष्पा का नाम फिर से गूंजने लगा था। पुलिस भले ही उसे पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इस मामले में दखल देने लगे थे। राज्य सरकार ने जंगल में हो रहे अवैध कारोबार और हिंसा को खत्म करने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया। इस बार पुलिस ने साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स को भी शामिल किया। उनका एक ही मकसद था, पुष्पा को हर हाल में खत्म करना। नई टीम की कमान एसीपी विक्रम चौहान के हाथों में थी, जो बेहद सख्त और तेज दिमाग वाला अफसर था। उसने आते ही ऐलान कर दिया, या तो पुष्पा कानून के सामने सर झुकाएगा, या फिर उसकी लाश जंगल से निकाली जाएगी। पुष्पा जानता था, अब उसका सामना सिर्फ पुलिस से नहीं, बल्कि नए दुश्मनों से भी होने वाला था। कुछ पुराने गद्दार जो भंवर सिंह की मौत के बाद छिप गए थे, अब एसटीएफ के साथ मिल गए थे। उन्होंने पुलिस को पुष्पा के अड्डों के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पुलिस ने पुष्पा के कई ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए। उसके कई खास आदमी मारे गए, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। यह देखकर पुष्पा समझ चुका था, इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली। इस बार पुष्पा ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने पुलिस से बचने के लिए अपने गिरोह के छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। हर ग्रुप को अलग अलग इलाकों में फैला दिया, ताकि पुलिस एक साथ उन पर हमला न कर सके। साथ ही उसने जंगल में एक नया गुप्त अड्डा बना लिया, जहां से वह अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। एसीपी विक्रम चौहान को पुष्पा की राजनीति का अंदाजा हो चुका था। उसने पूरे इलाकों को कर्फ्यू लगवा दिया, गांव के हर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक दिन एसटीएफ को खबर मिली कि पुष्पा जंगल के अंदर अपने कुछ खास लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। बिना कोई समय गवाए एसटीएफ की टीम ने पूरे जंगल के चारों तरफ से घेर लिया। पुष्पा और उसके लोग फंस चुके थे। चारों ओर से गोलियों की आवाजें आने लगी। जंगल की घनी छांव के नीचे हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। एसटीएफ ने चारों तरफ से हमला बोल दिया था और पुष्पा के लोग बुरी तरह फंस चुके थे। गोलियों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। पुलिस की रणनीति इस बार ज्यादा मजबूत थी। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुष्पा ने लोगों को इशारा किए, वे जंगल के अंदरूनी हिस्से में भागे। वह जानता था, यहाँ की हर पगडंडी, हर छिपने की जगह उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन एसटीएफ ने यह भी भांप लिया था कि पुष्पा भागने की कोशिश करेगा। उन्होंने हवाई निगरानी शुरू कर दी, जिससे अब बचना मुश्किल होने लगा था। एसीपी विक्रम चौहान की योजना थी, इस बार पुष्पा को घेरकर खत्म कर दिया जाए। उसने अपने कुछ खास स्नाइपर्स को पहाड़ी के ऊपर तैनात कर दिया था, ताकि जैसे ही पुष्पा जंगल के से बाहर निकले, उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। पुष्पा ने अपने जाल में कई दुश्मनों को फंसाया था, लेकिन इस बार हालात अलग थे। उसने अपनी बची हुई टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश दिया, जिसमें एसटीएफ को भ्रम हो गया। उसने खुद को जंगल की सबसे घनी जगह में छिपा लिया और अपनी हर हरकत को बहुत सोच समझकर अंजाम देने लगा। उसके पास अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे, लेकिन उसकी हिम्मत और चतुराई अब भी सबसे पहले जैसे थे। अचानक एसटीएफ ने जंगल के अंदर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। तेज धमाकों से जंगल की जमीन कांपने लगी, कई पेड़ गिर गए और धुआं चारों तरफ फैल गया। पुलिस तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें अब भी पुष्पा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसीपी विक्रम चौहान गुस्से में चिल्लाया, कोई तो होगा जिसने पुष्पा को आखिरी बार देखा हो। तभी एक गद्दार सामने आया, राजू, जो कभी पुष्पा के गिरोह का हिस्सा था, लेकिन अब एसटीएफ के साथ मिल चुका था। उसने पुलिस को बताया कि पुष्पा जंगल के पुराने गुफानुमा अड्डे में छुपा हो सकता है।
एसीपी विक्रम ने तुरंत उस जगह को घेरने का आदेश दिया। पूरी एसटीएफ टीम हथियारों से लैस होकर उस गुफा की ओर बढ़ी। जैसे ही पुलिस गुफा के अंदर दाखिल हुई, एकाएक अंधेरे में हलचल हुई, हवा में बीड़ी की जलती हुई चिंगारी चमकी। एसटीएफ के जवानों को समझ में नहीं आया कि यह क्या होने वाला है। तभी बिजली की तेजी से पुष्पा गुफा से बाहर निकला और पास के एक पेड़ की आड़ में लेकर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ के जवानों ने जवानी हमला किया, लेकिन जंगल के इस राजा के लिए यह उसका इलाका था। वह हर पेड़ हर पत्थर का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर रहा था। एसटीएफ के कई जवान मारे गए, लेकिन विक्रम चौहान अभी मैदान में डटा हुआ था। जंगल अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। धुआं हर दिशा में फैल चुका था और जमीन पर कई जवानों की लाशें पड़ी थी। एसटीएफ के कई सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन उसकी संख्या अभी बहुत ज्यादा थी। एसीपी विक्रम चौहान ने जंगल के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में एक ही आदमी को ढूंढ रहे थे, पुष्पाराज। भागकर कितना बचेगा पुष्पा, विक्रम ने चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की सरसराहट सुनाई दी। विक्रम चौहान के साथ उसका सबसे भरोसेमंद स्नाइपर भी था। उसने दूर से ही पुष्पा की हलचल देख ली और तुरंत विक्रम को इशारा किया। यहीं कहीं छिपा है, विक्रम ने दांत घिसते हुए कहा। एसटीएफ के जवानों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुष्पा पहले से ही अपना जाल बिछा चुका था। जैसे ही एसटीएफ की टीम एक खास जगह पर पहुंची, अचानक जमीन से नीचे छिपाए गए देसी बम फट पड़े। जोरदार धमाकों से पूरा जंगल हिल गया। कई पुलिस वाले हवा में उछलकर नीचे गिर गए और चारों ओर चीख पुकार मच गई। एसीपी विक्रम खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वह गुस्से से अब पागल हो चुका था। उसने अपने बचे हुए जवानों को इकट्ठा किया और खुद आगे बढ़ने लगा। अचानक जंगल के बीच बीच एक सूखी नदी थी। नदी के पास पुष्पा और विक्रम आमने सामने आ गए। पुष्पा के चेहरे पर वही पुरानी बगावत हंसी थी। उसने अपनी बीड़ी जलाई और विक्रम की ओर देखा। तू बहुत चिल्ला रहा था, पुष्पा ने धीरे से कहा। विक्रम ने गन तानते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म पुष्पा। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, हवा में तेजी से कुछ लहराया और अगले ही पल विक्रम की बंदूक उसके हाथ से गिर चुके थे। पुष्पा ने बिजली की तेजी से अपने चाकू का हमला किया था। विक्रम चौहान अब तक जिसने कई अपराधियों से लड़ा था, उनमें से कोई भी इतना तेज नहीं था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। नक्कों और चाकुओं की टकराहट जंगल में गूंजने लगी। विक्रम भी कम नहीं था। उसने पुष्पा पे कई बार किए, लेकिन पुष्पा के अंदर जंगली ताकत थी। आखिरी बार करते हुए पुष्पा ने विक्रम के सीने में चाकू भोंक दिया। विक्रम के चेहरे पर हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अंत ऐसे होगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। एसटीएफ की हार के बाद जंगल फिर से शांत हो गया था। पुष्पा ने सोचा था कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। दूर जंगल से दूसरी ओर एक नया चेहरा उभर चुका था, देवेंद्र नायडू। नायडू एक ताकतवर नेता था जिसके पास पैसा, पावर और राजनीतिक का समर्थन था। वह इसे पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता था और उसके लिए उसे सिर्फ एक ही आदमी को मिटाना था, पुष्पा। अब असली खेल शुरू होगा, नायडू ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। एसटीएफ के खात्मे के बाद जंगल कुछ दिनों के लिए शांत था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। पुष्पा ने सोचा था कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं बचा, पर उसे नहीं पता था कि असली दुश्मन अभी भी उसके सामने नहीं आया है। राजनीति की दुनिया में एक नाम तेजी से उभर रहा था, देवेंद्र नायडू। वह एक सत्तावर नेता था जिसकी पहुंच सिर्फ पुलिस और प्रशासन तक ही नहीं, बल्कि देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियों तक थी। वह एक ही चीज जानता था, पूरे इलाकों को अपनी हुकूमत। नायडू को पता था कि अगर जंगल और वहां पर चल रहा लाल चंदन का धंधा उसके हाथों में आ जाए, तो वह अपार दौलत और ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी, पुष्पा राज। जब तक ये आदमी जिंदा है, मेरा खेल पूरा नहीं होगा, नायडू ने अपने खास लोगों से कहा। उसने पुष्पा को खत्म करने के लिए एक नई चाल चली। उसने राज्य सरकार से मिलकर नया कानून पास करवाया, जिसके तहत जंगल में रहने वाले सभी लोगों को
बेदखल किया जाएगा और पूरे इलाके को सरकार के अपने कब्जे में ले लेगी। इसका मतलब था कि न सिर्फ पुष्पा बल्कि उसके सारे साथी और गांव के सभी लोग बेघर हो जाएंगे। जैसे ही सरकारी अफसर और पुलिस गांव में पहुंचे, लोगों में दहशत फैल गई। उनका एक ही सवाल था, हम जाएं तो जाए कहां? पुष्पा के पास दो ही रास्ते थे, या तो सरकार के सामने झुक जाएं या फिर धीरे से टकराव का रास्ता अपनाएं। लेकिन उसने तीसरा रास्ता चुना। पुष्पा जानता था अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खेल सरकार के स्तर पर खेलना होगा। उसने अपने कुछ लोगों को दिल्ली और राज्य की राजधानी भेजा ताकि वे वहां की राजनीतिक हलचलों पर नजर रख सकें। इधर जंगल में उसने अपने पुराने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया था। जिन लोगों ने कभी उसका साथ छोड़ा था वे अब वापस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर पुष्पा हारा तो वे सब मारे जाएंगे। देवेंद्र नायडू को जब यह पता चला कि पुष्पा हार मानने के बजाय पलटवार की योजना बना रहा है, तो उसने एक सीधा हमला करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में पुलिस और गुंडों की एक संयुक्त टीम जंगल में दाखिल हुई। उनके पास आधुनिक हथियार थे, ड्रोन थे और एक ही मकसद था, पुष्पा की मौत। लेकिन जब उन्होंने जंगल में कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह इलाका अभी भी पुष्पा के नियंत्रण में था। जैसे ही उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, अचानक चारों ओर से विस्फोट होने लगे। पेड़ों के पीछे छिपे पुष्पा के आदमी तीर कमान, बंदूकें और देसी बमों से लैस थे। और फिर हवा में एक धुआं उठा। यह पुष्पा के बीड़ी का धुआं था। अबे जंगल में कदम रखने से पहले परमिशन मांगनी चाहिए थी, उसने अंधेरे में हंसते हुए कहा। जंगल में एक बार फिर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। देवेंद्र नायडू के गुंडों और पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी कि इस बार पुष्पा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन पुष्पा ने भी अपने तरीके से जाल बिछा दिया था। जैसे ही नायडू के लोग जंगल में घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान के पीछे पुष्पा के आदमी तैयार खड़े थे। जैसे ही दुश्मनों का काफिला जंगल में बढ़ा, अचानक चारों तरफ से विस्फोट होने लगे। यह देसी बम थे जो पुष्पा के लोगों ने पहले से लगा रखे थे। कई गुंडे और पुलिस वाले वहीं ढेर हो गए। बाकी लोग संभल पाते इससे पहले ही पेड़ों के पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। नायडू के गुंडे घबराने लगे। वे जंगल के रास्तों से अनजान थे और चारों तरफ से हो रहे हमले से बच नहीं पा रहे थे। लेकिन नायडू ने हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने खास निशानबाजों के साथ आगे भेजा। पुष्पा जानता था यह लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाएगी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी केशवा को कुछ लोगों के साथ पीछे के रास्ते नायडू के कैंप पर हमला करने भेजा। जब नायडू के लोग जंगल में फंसे हुए थे, तब पुष्पा ने आदमी उनके मुख्य ठिकाने तक पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने भारी तबाही मचाई, गाड़ियों में आग लगा दी, हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया और नायडू के कई खास लोगों को मार गिराया। इस खबर से नायडू को बुरी तरह हिला दिया था। अब दोनों ओर से जबरदस्त नुकसान हो चुका था। पुष्पा और नायडू के बीच आमना सामना होना तय था। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पहाड़ी का दोनों टकराए। नायडू के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर वही पुरानी मस्ती। तू बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, पुष्पा ने ठंडे लहजे में कहा। नायडू ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, पुष्पा ने बिजली की तेजी से हमला कर दिया। एक झटके में नायडू की बंदूक जमीन पर गिर गई। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मुक्के, लाते, चाकू सबका इस्तेमाल हुआ। लेकिन आखिरकार जंगल के राजा ने अपना राज कायम रखा। पुष्पा ने नायडू को जमीन पर गिरा दिया और उसका खेल वहीं खत्म कर दिया। नायडू की मौत के बाद जंगल फिर से पुष्पा के नियंत्रण में आ गया, लेकिन इस बार उसने एक नया फैसला किया। अब सिर्फ यह एक डकैत नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता में भी आएगा। उसने राजनीति में कदम रखने का मन लिया। अब जंगल ही नहीं, पूरा सिस्टम मेरे नाम होगा, उसने बीड़ी जलाते हुए कहा। नायडू की मौत के बाद जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। पुष्पा के लोग खुश थे कि सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन पुष्पा को पता था असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एसटीएफ के खात्मे के बाद सरकार की नजरें अब पूरी तरह से उस पर थी। वह जानता था अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ जंगल का राजा बनकर नहीं, बल्कि सत्ता में आकर खेल खेलना होगा। राजनीतिक की दुनिया किसी जंगल से कम नहीं थी। पुष्पा को यह समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ भी वही नियम चलते हैं, या तो तुम खेलो या खेल से बाहर हो जाओ। उसने अपने कुछ भरोसेमंद आदमी
लोगों को राज्य की राजधानी भेजा ताकि वे नेताओं के बीच उसकी पैठ बना सके। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, जंगल में लाल चंदन की कटाई को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यह खबर जंगल के सभी कारोबारियों के लिए एक झटका थी। लाखों का धंधा बंद होने वाला था और हजारों लोग बेरोजगार हो सकते थे। पुष्पा ने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने जंगल के तमाम छोटे बड़े व्यापारियों और श्रमिकों को इकट्ठा किया और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर जंगल हमारा घर है तो इसका मालिक भी हम ही होंगे, उसने अपने लोगों से कहा। धीरे धीरे जनता उसके समर्थन में आने लगी। अब वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था, अब वह जानता था कि वह नेता बन रहा है। सरकार को अब यह समझ में आ चुका था कि पुष्पा को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने उसके खिलाफ नए केस दर्ज करने शुरू किए। पुलिस ने नए मिशन पर भेजा, लेकिन पुष्पा हर बार बच निकलता। इस बीच चुनावों की घोषणा हुई। पुष्पा ने खुद को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। अब ये सवाल था कि क्या जंगल का डकैत राजनीतिक में भी अपना धाक जमा पाएगा। पुष्पा अब जंगल से निकलकर राजनीतिक के मैदान में उतर चुका था। उसने नामांकन की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मीडिया, प्रशासन और बड़े बड़े नेता हैरान थे कि एक डकैत जिस पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, अब वह चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन पुष्पा के पास एक बड़ी ताकत थी, जनता। जंगल में बसे हजारों लोग जो बरसों से गरीबी और सरकारी शोषण से परेशान थे, अब उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। सरकार इस चुनाव में किसी भी कीमत पर पुष्पा पे रोक लगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को चुनौती देने की योजना बनाई। गृह मंत्री ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया कि पुष्पा के खिलाफ सारे पुराने केस दोबारा खोले जाएं और नए सबूत गढ़े जाएं। अगर ये आदमी जेल चला जाए तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। पुलिस ने पूरे राज्य में छापेमारी शुरू कर दिए। पुष्पा के करीबियों को उठाया जाने लगा। गांव में डर का माहौल बना दिया गया, लेकिन पुष्पा इन साजिशों के लिए तैयार था। पुष्पा ने अपनी राजनीति बनानी शुरू की। उसने जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने का तरीका अपनाया। बड़े नेताओं की तरह मंच पे भाषण देने के बजाय वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और वादा करता कि अगर वह सत्ता में आया तो जंगल और वहां के रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सरकार जब तक तरीका आजमा चुकी थी, तब तक उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले पुलिस ने पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव के दिन पुष्पा जेल में था, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था। पुष्पा ने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया था। जेल के बाहर लोग इकट्ठा थे और जब वह बाहर आया तो उसके पहले शब्द वही थे, पुष्पा नाम सुन के फूल समझे क्या, आग होना। टीवी पर हर चैनल पे यही दिखा रहा था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पुष्पा राज को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सरकार ने एक गलती कर दी। उन्होंने पुष्पा को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और चुनाव आयोग पर दबाव पड़ने लगा। अब पुष्पा सिर्फ जंगल का राजा नहीं था, वह सत्ता का नया खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन राजनीति की दुनिया में और भी कुछ ज्यादा खतरनाक थे। क्या यहाँ सिर्फ टिका पाएगा या नए दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। पुष्पा 3 की कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज होगी तो उसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। पुष्पा की कहानी अब एक लोकल गुंडे से एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट लीडर बनने की है। उसकी शक्ति और प्रभाव पूरे रायलसीमा क्षेत्र में फैल गया है। वह अब न केवल रेड सैंडवुड की तस्करी को नियंत्रित करता है, बल्कि अन्य अवैध व्यापारों में भी शामिल हो गया है। श्रीवल्ली, जिसे अब दाक्षायणी के नाम से जाना जाता है, पुष्पा की पत्नी उसकी ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। वह उसके व्यापारिक निर्णयों में शामिल है और उसकी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। पुष्पा द राज में अपमानित हुए पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का बदला लेने का जुनून और भी बढ़ जाता है। वह पुष्पा को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पुष्पा की शक्ति को देखते हुए कई राजनेता उससे गठजोड़ करना चाहते हैं। फिल्म में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक षड्यंत्रों को दर्शाया जाएगा, जिसमें पुष्पा की भूमिका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में होगी। रेड सैंडवुड की बढ़ती मांग और पुष्पा के सिंडिकेट की बढ़ती ताकत के कारण अंतरराष्ट्रीय गिरोहों और संगठनों की नजर भी पुष्पा पर पड़ती है।
फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क और पुष्पा के विदेशी संपर्कों को दिखाया जाएगा। भंवर सिंह शेखावत की योजना। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को फंसाने के लिए एक जटिल योजना बनाता है। वह पुष्पा के गिरोह में घुसपैठ करता है और उसके विश्वास पात्रों को तोड़ने की कोशिश भी करता है। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को कमजोर करने के लिए दाक्षायणी का अपहरण कर लेता है। यह पुष्पा के लिए बहुत बड़ा झटका है और वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। पुष्पा के गिरोह में कुछ लोग उसकी बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करते हैं और भंवर सिंह शेखावत के साथ मिल जाते हैं। यह पुष्पा के लिए एक बड़ा विश्वासघात होता है और उसे अपने दुश्मनों और विश्वासघातियों से निपटना पड़ता है। पुष्पा की बढ़ती शक्ति के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस पर दबाव बढ़ाती है। सीबीआई और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां उसके खिलाफ जांच शुरू करती है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में पुष्पा की भूमिका के कारण विदेशी सरकारें और एजेंसियां भी उस पर दबाव डालती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों और अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है। पुष्पा के अवैध व्यापारों और हिंसा के कारण जनता का एक वर्ग उसके खिलाफ हो जाता है। फिल्म में जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों को भी दिखाया जाएगा। पुष्पा के आपराधिक जीवन के कारण उसके परिवार में भी तनाव बढ़ता है। दाक्षायणी और उसके बच्चे पुष्पा के साथ अपने संबंध को लेकर संघर्ष करते हैं। पुष्पा अपनी शक्ति महत्वाकांक्षा के कारण अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ संघर्ष करता है। उसे यह तय करना होता है कि वह एक नायक है या एक खलनायक। पुष्पा दाक्षायणी को बचाने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है। वह अपनी बुद्धि और ताकत का उपयोग करके भंवर सिंह शेखावत और अन्य विश्वासघातियों को हराता है। फिल्म का चरमोत्सव पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच एक महाकाव्य मुकाबले में होता है। यह मुकाबला एक्शन से भरपूर होगा और पुष्पा के चरित्र की गहराई को उजागर करेगा। पुष्पा को अपने अपराधों के लिए कानून का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत पुष्पा के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है। फिल्म के अंत पुष्पा के चरित्र के विकास को दर्शाता है। वह एक शक्तिशाली और विवादास्पद व्यक्ति के रूप में उभरता है, जिसकी कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म के भ्रष्टाचार, शक्ति, नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिए जाएंगे। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि सही और गलत क्या है। पुष्पा दराज से और भी विकसित होता है। वह अब एक अधिक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति बन जाता है, जो अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण अपनी नैतिकता के साथ संघर्ष करता है। दाक्षायणी पुष्पा की ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरती है, जो पुष्पा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भंवर सिंह शेखावत का चरित्र और भी खतरनाक और जुनूनी हो जाता है। वह पुष्पा को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म के अन्य पात्रों का भी विकास होगा, जैसे कि पुष्पा के गिरोह के सदस्य, पुलिस अधिकारी और राजनेता। पुष्पा 2 द रोल एक्शन से भरपूर होगी, जिसमें महाकाव्य मुकाबले, पीछा और विस्फोट शामिल होंगे। फिल्म में पात्रों के बीच भावनात्मक संघर्षों और रिश्तों को दर्शाया जाएगा। फिल्म में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक षड्यंत्रों को भी दिखाया जाएगा। फिल्म में रेड सैंडवुड की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क को दिखाया जाएगा। फिल्म में मनोरंजन और भावनात्मक संगीत होगा, जो कहानी को आगे बढ़ाएगा। यह केवल संभावित रूपरेखा है और फिल्म की वास्तविकता कहानी इससे अलग हो सकती है, लेकिन यह आपको पुष्पा 2 द रोल की संभावित कहानी का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। यहाँ से पुष्पा 2 की पूरी कहानी को हम शुरू करते हैं। चलिए सुनते हैं। रात के अंधेरे में घना जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। जैसा लग रहा था चंद्रमा की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जंगल की नमी जमीन पर पड़ रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भयावह बना रही थी। पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल हुई और फिर 3 साए जंगल के भीतर भागते हुए नजर आए। ये तीनों आदमी बुरी तरह डरे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। वे लगातार भाग रहे थे, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक के बाद एक तीनों आदमी जंगल के अंधेरे में समा गए। कुछ ही पलों बाद वहां सिर्फ खून के ताजा धब्बे और गहरी चुकी बची थी।
अगली सुबह गांव के लोग जब जंगल के किनारे पहुंचे तो वहां 3 लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे और उनके चेहरे से सख्त हो चुके थे। चारों ओर खड़े गांव वालों में से कुछ महिलाएं डर के मारे पीछे हट गई, जबकि कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। यह पहली बार नहीं था जब जंगल के भीतर ऐसे रहस्यमयी हत्याएं हुई थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। गांव में इस बार खबर के फैलते ही हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर कानाफूसी करने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, पुष्पाराज। उसने अपनी बीड़ी सुलगाई और धीरे धीरे धुआं हवा में छोड़ते हुए लाशों की तरफ देखा।